प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि कक्षा 3 से कक्षा 10 तक और आगे जो हिंदी लेते हैं 11वीं 12वीं में पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जिसमें आप अनौपचारिक या औपचारिक पत्र लिखते हैं। यह 5 अंक का प्रश्न पत्र में सीबीएसई तथा अन्य बोर्ड में पूछा जाता है। तो आइए आज हम चर्चा करें अनौपचारिक पत्र लेखन की। आपने अपने घर में दादी, नानी, मम्मी, पापा से चिट्ठी पत्र की तो बात सुनी होगी कि भाई चाचा जी का पत्र आया है, या बेटा आपका भाई बहन कोई छात्रावास में पढ़ता है कि उसकी चिट्ठी आई है, उसने यह लिखा है, अपनी कुशल क्षेम लिखी है, कुशलता लिखी है, या छात्रावास से बेटे ने पैसे मंगाए हैं, उसे पैसे भेज दीजिए। तो आइए आसान सी ट्रिक के साथ हम सीबीएसई तथा अन्य बोर्ड की रचनात्मक प्रश्न पत्र लेखन, क्रिएटिव राइटिंग भी है ये, तो इस प्रश्न की तैयारी के लिए हम अभ्यास करें और सीखें अनौपचारिक पत्र। छात्रों, यदि आपसे कहा जाए कि पुराने जमाने में संदेश भेजने के लिए क्या साधन थे, तो आप कह सकते हैं कि कई तरीके तब अपनाए जाते थे, जैसे पक्षियों में कबूतर है, बाज है जो आपका पालतू पक्षी है या जानवर है, तो उसके पंजों में या उसके मुख में हम पत्र इस तरह से टैग कर देते थे कि वह लेकर उड़ जाता था और यथास्थान जो हमारा संबंधी था जिसको भेजना है उसको वह पत्र दे दिया करते थे। तो ऐसे साधनों में कबूतर, धुएं के संकेत, ढोल की आवाज, संदेशवाहक जिसे हलकारा कहा जाता था पुराने जमाने में, पालतू जानवर और संवाददाता, समाचार वाहक, इन्हें दूत भी कहा जाता था, इशारों में बात करते थे, चित्रों का इस्तेमाल, घुड़सवारों की मदद, जो हरकारा था वो पहले जमाने में तो पैदल चलता या घुड़सवारी करता, तो इस तरह से वह संदेश पहुंचाए जाते थे। ये देखिए, एक हमने हरकारा आपको दिखाया है, लालटेन होती थी, भाला होता था साथ में, कंधे पे एक बैग या संदेश का रोल होता था। ये इस स्लाइड में आप संदेश भेजने के प्राचीन व आधुनिक साधन के चित्र देख रहे हैं। आप जरा एक्सरसाइज करो, इनके नाम लिखो। बिल्कुल, रेडियो, टेलीफोन, आधुनिक में देखिए ईमेल है ना, वायरलेस संदेश भेजा जाता है। और ये क्या है? ये है, क्या बोलते हैं इसके, बताइए? डाक पेटी, जिसमें लेटर बॉक्स, जिसमें आप चिट्ठी या पत्र डालते हैं। आज के ज़माने में तो बहुत सारे साधन हो गए हैं। आप भारत में बैठे हैं और अमेरिका में ज़रा देर में ईमेल पहुंच जाता है, कुछ ही पलों में व्हाट्सएप संदेश पहुंच जाता है। पत्र लिखना आधुनिक समय में कम हो गया है बच्चों, लेकिन पत्र का महत्व कभी भी कम नहीं हो सकता। दूसरे रूप में बदलकर वो ईमेल के रूप में अब पत्र लिखे जा रहे हैं, लेकिन पत्र तो लगभग अपने स्वरूप में रहता ही है। आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र देना पड़ता है, या आपका संबंधी दूर है तो किसी भी संदेश के रूप में लिखें, व्हाट्सएप या ईमेल के रूप में पत्र तो लिख ही रहे हैं ना। तो पहले ही देखिए रनर हुआ करते थे, धावक बोलते थे, जो दौड़ के जब आवागमन के साधन नहीं थे सुलभ, तो आदमी इस तरह से धावकों को नियुक्त करता था कि कम से कम समय में दौड़कर वह आपकी चिट्ठी यथास्थान दे आए। अब देखिए, थोड़ा सा इसका और विस्तार से परिचय देखते हैं। तो पत्र लेखन एक उपयोगी कला या क्रिएटिव राइटिंग रचनात्मक कौशल है, स्किल है ये लिखने का। पत्र लिखने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। पत्र अपने मन की भावना को वाणी देने का उत्तम साधन है, जो कभी-कभी दस्तावेज भी बन जाता है। पत्र से लिखने वाले का व्यक्तित्व झलकता है, अतः प्रभावी पत्र लेखन क्षमता का होना आवश्यक है। अगर आप किसी का पत्र पढ़ेंगे तो आप उसके बारे में बहुत कुछ बातों का अंदाजा लगा लेते हैं कि वह व्यक्ति किस भावना का है, किस व्यक्तित्व का है, क्या सोच रखता है। तो पत्र कुल 2 प्रकार का होता है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कार्यालय या
अधिकारियों को लिखे जाते हैं, जैसे विद्युत विभाग के अधिकारी को, वन विभाग के अधिकारी को, थाना अध्यक्ष को, प्रधानाचार्य जी को आदि। और अनौपचारिक पत्र रिश्तेदारों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं। ये सरल होते हैं। तो सबसे पहले हम अनौपचारिक पत्र की ही विस्तार से चर्चा करेंगे। पत्रों को लिखते समय हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा पत्र जो है गड़बड़ हो सकता है। सबसे पहले तो पत्र में विराम चिन्ह सही लगे होना जरूरी है। अगर विराम चिन्ह सही नहीं है तो उसका अर्थ का अनर्थ और फनी वे में चला जा सकता है, हंसी बन सकती है आपकी, अगर आपने विराम चिन्हों का सही जगह प्रयोग नहीं किया है। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए उसमें, है ना। सरल छोटे वाक्यों का प्रयोग करें और वे वाक्य आपस में तालमेल रखते हों। जो पूछा जाए उसी से संबंधित हम अपनी बात लिख रखें। पत्र भावपूर्ण हो, है ना, उसमें इमोशंस हो, आत्मीयता झलकती हो। विषय वस्तु को 3 अनुच्छेद में लिखना चाहिए बांटकर। पत्र में प्रयुक्त भाषा से आडंबर या दिखावा नहीं दिखना चाहिए। पत्रों के अंगों, आरंभ यानी कि और कलेवर यानी कि विषय वस्तु और समापन यानी कि समाप्ति, एंड पार्ट, इनमें बैलेंस रखना चाहिए, संतुलन रखना चाहिए। और अंकों की दृष्टि से, सीबीएसई की दृष्टि से कुछ बिंदु हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से देखिए, समझिए कि यदि प्रश्न पत्र में लिखने वाले का नाम पता दिया गया हो तो परीक्षा में पत्र को लिखते समय वही नाम पता लिखें, अपना नहीं। और प्रश्न पत्र में कोई नाम पता ना होने पर प्रेषक का पता के स्थान पर परीक्षा भवन। सबसे पहले हम स्टार्टिंग इसी से करते हैं, क्योंकि हम परीक्षा भवन से वह पत्र लिख रहे होते हैं ना, जहां से पत्र लिखा जाता है वहां का पता लिखते हैं। गुड़गांव में अपने घर से लिख रहे हैं तो अपने घर का पता गुड़गांव लिखेंगे, दिल्ली से लिख रहे हैं दिल्ली लिखेंगे। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल से पत्र लिख रहे हैं तो वहां से आप ऊपर पते की जगह परीक्षा भवन लिखेंगे। इसलिए आपकी अध्यापिकाएं भी कक्षाओं में जब पत्र सिखाती हैं 2 तरीके से सिखाती हैं, एक तो अपना व्यक्तिगत पते के साथ और दूसरा परीक्षा की दृष्टि से जो बहुउपयोगी है, परीक्षा भवन। ऊपर से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद तिथि आ जाती है। नाम के स्थान पर हम क, ख, ग या अ, ब, स लिखते हैं, क्योंकि हम परीक्षा की जांच हो, प्रश्न पत्र निकट संबंधी कोई हेरफेर अंकों में ना हो, इसलिए हम ये नहीं बताते हैं अपने विद्यालय का नाम, अपना नाम उसमें पत्र में नहीं लिखते हैं। क, ख, ग शहर का नाम, क, ख, ग और जो भी विद्यालय का नाम है, आपका नाम है, विवरण देना है, हम थोड़ा सा इस तरह से रूप से कोडिंग रूप में लिखते हैं। व्यक्तिगत पत्रों में अपने नाम के साथ जाति सूचक नाम देने की आवश्यकता नहीं होती है। और आइए अब देखिए कि जो पत्र के विभाग हैं उनके अंकों का हम कैसे डिसीजन लें, कैसे अंक हमें मिलते हैं, है ना। एग्जामिनर कैसे आपका जांचेगा पत्र, तो वो बिंदु है कि अपना पता और दिनांक, इसके लिए 1 अंक सीबीएसई निर्धारित करता है। आरंभ और अंत के लिए 1 अंक, विषय वस्तु यानी कि बीच का जो मध्य भाग है, कंटेंट है, उसके लिए 2 अंक है। भाषा शैली है, लिखने वाले का स्टाइल होता है ना, तभी तो कहते हैं ना कि उसका व्यक्तित्व झलकता है। तो जो भाषा शैली है उसके लिए 1 अंक, कुल ये 5 अंक का हो गया। अब देखिए पत्र जो हैं, जो हम व्यक्तिगत पत्र, अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं, पिता पुत्र का संबंध है, पुत्र माता को लिख रहा है, भाई बड़े भाई को लिख रहे हैं, छोटे भाई को लिख रहे हैं या अपने और मित्र को लिख रहे हैं, संबंधी को लिख रहे हैं, तो उनके अनुसार उनको हमें अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग करना होता है ना। जैसे अगर पिता पुत्र को लिखेगा तो प्रिय, है ना, प्रिय पुत्र। और अगर पुत्र पिता को लिखेगा तो क्या लिखेंगे, पूजनीय पिताजी, है ना, पूजनीय माताजी, आदरणीय भाई साहब, इस तरह से। और पत्र के अंत में फिर इसी हिसाब से आ जाएगा कि पिता लिख रहा है तो तुम्हारा पिता शुभेच्छु, और पुत्र लिख रहा है तो आपका पुत्र आपका शुभाकांक्षी, है ना। इस तरह से हम लिखेंगे। अब इस तरह से हमने देखा कि एक पत्र के 8 भाग, अंग या होते हैं। सबसे पहले ऊपर प्रेषक का पता या परीक्षा भवन, फिर देखिए तिथि है,
है ना। प्रेषक का पता आ गया, फिर तिथि आ गई, संबोधन आएगा, उसके बाद फिर अभिवादन आएगा, विषय वस्तु कंटेंट आएगा, समाप्ति एंड। और समाप्ति किस दो चीजों से होती है, फिर ये दो चीजें हैं आपके हस्ताक्षर और फिर नीचे पद, कि आप जिसको भेज रहे हैं उससे आपका रिलेशन क्या है उसके बारे में आप विवरण देते हैं। अब ये एक देखिए प्रारूप है, यहाँ पर हमने अपना पता या परीक्षा भवन दिनांक लिखनी है, फिर संबोधन जिसको हम लिख रहे हैं उससे संबंधित प्रणाम, नमस्ते, आशीर्वाद, यथोचित जो भी हमें लिखना है। संबोधन में कुशल क्षेम लिखेंगे, पहले अनुच्छेद में 3 अनुच्छेद में विषय वस्तु होती है, फिर मुख्य विषय वस्तु लिखेंगे और फिर समापन, संबंध का उल्लेख और अपना नाम या गा। आइए अब एक पत्र देखते हैं कि अपने छोटे भाई को संस्कृत में तत्सम शब्द अनुज कहा जाता है और बड़े भाई को अग्रज। तो इस तरह की शब्दावली पत्र में आती है, इस एक कीवर्ड से इनको ध्यान में रखें कि जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने अनुज को पत्र लिखिए। तो परीक्षा भवन गुरुग्राम की अगर आपको या किसी भी शहर का नाम लिख के पिन कोड बताया तो पिन कोड लिखिए, नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए, काखा का भी लिख सकते हैं वहां पर। और फिर 8 अगस्त 2024 जिस तारीख को आप वो पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक लिखी जाएगी। प्रिय अनुज मुकेश, ये आपका संबोधन आ गया और फिर आशीर्वाद आ गया, शुभाशीष। छोटे को आप आशीष देंगे, छोटे भाई को। अब संस्कृत में तो बच्चों 3 शब्द में हम पूरा एक वाक्य लिख देते हैं, जैसे अत्र कुशलम तत्रास्तु। हिंदी में इसे हम कहते हैं कि यहाँ सब सकुशल है, आशा करती हूँ कि आप भी अपने स्थान पर सकुशल होंगे। तो इतनी बड़ी बात को हम संस्कृत में संक्षेप में अगर सीख लें तो हमारा पत्र शॉर्ट एंड क्रिस्पी हो जाता है। अत्र कुशलम तत्रास्तु, कि यहाँ तो सकुशल है, सब ठीक ठाक है, आशा करती हूँ आप भी अपने स्थान पर सकुशल होंगे। तो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कल ही मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। तुम्हारा जन्म दिवस हम सबके लिए भी अत्यंत हर्ष का दिन है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं इस शुभ अवसर पर पहुंचूं, परंतु मेरी बोर्ड की परीक्षाएं अत्यंत निकट होने के कारण, अत्यंत निकट मतलब बहुत ही पास में आ गई हैं, अब मुझे परीक्षा की तैयारी करनी है तो स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी विवशता को ध्यान में रखते हुए मुझे क्षमा करोगे। तुम्हारे जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई व समस्त शुभ मंगल कामनाएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जीवन में वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो, जिसकी तुम कामना करते हो। इस अवसर पर एक फलदार वृक्ष लगाना ना भूलना, क्योंकि हम दूसरों के लगाए फल खा रहे हैं, छाया ले रहे हैं, तो हमें भी दूसरों के लिए फलदार या छायादार वृक्ष रोपने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। पुनः जन्मदिन की समस्त शुभकामनाओं के साथ साथ ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। घर में सभी को यथा योग्य मेरा अभिवादन कहना। तुम्हारा भाई या अग्रज नरेंद्र। इस तरह से एक हमने अनौपचारिक पत्र देखा, किसके लिए? अनुज के लिए। अब देखिए दूसरा है कि अपने पिताजी को पत्र लिखकर बताइए कि आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव यानी कि एनुअल डे किस तरह से मनाया गया। तो यहाँ पर हमने परीक्षा भवन ना लिखकर एक रूप बताया कि किस तरह से हम अपना पता लिखते हैं, फिर तिथि लिखते हैं और तिथि के बाद हम एक पंक्ति रिक्त यानी कि खाली छोड़ते हैं, एक लाइन, और फिर हम संबोधन पर आ जाएंगे। पूजनीय पिताजी या पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। वे बड़े हैं आपसे, इसलिए उनके लिए, बड़े भाई के लिए, बड़े पिता के लिए, दादाजी दादी जी के लिए, मम्मी जी के लिए, सबके लिए हम सादर चरण स्पर्श लिखते हैं। मैं स्वयं स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते हुए आशा करता हूँ। या तो आप ये पूरी लाइन लिखिए विस्तार से या फिर अत्र कुशलम तत्रास्तु लिखिए, आपके पास विकल्प है। तो आप भी कुशल से होंगे, ईश्वर से कामना करता हूँ। इस पत्र के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव किस तरह मनाया गया। पिताजी, हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी तैयारी 15 से 20 दिन पहले से ही शुरू कर दी जाती है। छात्र छात्राएं विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू कर देते हैं। 9 फरवरी को मनाए गए इस वार्षिक उत्सव के लिए आवश्यक
टेंट तथा आगंतुकों यानी कि मेहमानों के बैठने की व्यवस्था कर दी जाती है। साफ सफाई की व्यवस्था देखने लायक थी। चूना आदि छिड़क कर आने जाने के रास्ते बनाए गए। नियत 10 बजे यानी कि जो समय था निर्धारित, बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया। सबसे पहले देशभक्ति गीत का कार्यक्रम शुरू हुआ। मुख्य अतिथि के आते ही सरस्वती पूजन, दीप प्रज्वलन किया गया। छात्र छात्राओं ने सामूहिक स्वर में वरदे वीणा वादिनी वरदे नृत्य के साथ इसको प्रस्तुत किया। फिर स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में अगली कड़ी में देशभक्तिपूर्ण नाटक का मंचन किया गया। फिर तो एक एक कर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इनमें लोकगीत, पंजाबी नृत्य, बिहू आदि के कार्यक्रम मुख्य थे। प्रधानाचार्य जी ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी और कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए आशीर्वचन द्वारा छात्रों का उत्साहवर्धन किया। अंत में मिष्ठान वितरण के साथ ही कार्यक्रम का समापन किया गया। अब इस विषय वस्तु में यानी कि मध्य पाठ में बीच वाले अनुच्छेद में बच्चों, अगर आपको पुरस्कार मिला है, कोई आपने किसी प्रतियोगिता में, खेल की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, तो उसका विवरण दे दीजिए कि मुझे यह पुरस्कार मिला। इस तरह से इसकी समाप्ति करेंगे। और तीसरा अनुच्छेद बहुत छोटा सा होता है, समाप्ति का होता है कि पूज्य माता जी को मेरा चरण स्पर्श और काव्या बहन को स्नेह कहना, प्यार देना, शेष सब ठीक है, आपका प्रिय पुत्र पल्लव। तो इस तरह से कि ये दूसरा पत्र हमने देखा। अब अभ्यास के लिए आपके लिए कुछ ये मैं प्रश्न लाई हूँ, कृपया इन पर ध्यान दें, इनका अभ्यास करें तो आपकी अनौपचारिक पत्र की एक बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब वीणा बांदी चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपका दिन शुभ हो।